गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का मानसून तंत्र एवं जलवायु। और इसके बारे में काफ़ी अच्छे और क्वालिटी वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। अब इनका अभ्यास अपन शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की परेशानी में ना रहे और आपको बेहतर कंटेंट समय समय पर मिलता रहे। ऐसा मेरा प्रयास है। आज की क्लास के अंदर अपन राजस्थान की जलवायु और मानसून तंत्र को काफी विस्तार से समझने की प्रयास करेंगे, ताकि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अपनी परीक्षा में बाहर नहीं जाने पाए। चलो अपना अभ्यास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में चलने वाली हवाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। हवाओं के संबंध में प्रश्न है कि जो भी हवाएं चलती हैं उनमें से कौन सा असंगत है, यानी कि सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। धराऊ उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं, सूर्या उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं, चिल उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं, और झाला वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू। इस प्रश्न में असंगत अपन को छांटना है। तो धराव जो है उत्तर दिशा से चलने वाली हवाओं को कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। सूर्या उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं को कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। चिल उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाओं को कहा जाता है, ये गलत है। उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाओं को चिल नहीं कहा जाता है, बल्कि संजेरी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और झाला वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 तो सत्य हैं, बल्कि चिल गलत है, क्योंकि चिल नहीं कहा जाता, उसको संजेरी कहा जाता है, उत्तर पूर्व से चलने वाली हवा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में तापमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन है न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू, ये बिल्कुल सत्य है। सबसे कम दैनिक तापांतर माउंट आबू में मिलता है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर, ये भी बिल्कुल सत्य है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर जिले के अंदर मिलता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू, ये असत्य है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर चूरू के अंदर नहीं देखने को मिलता, बल्कि जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है। और राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, ये बिल्कुल सत्य है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा जैसलमेर, ऑप्शन सी। क्योंकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर क्या है, वो वहां पर नहीं मिलता है, चूरू के अंदर नहीं मिलता है, बल्कि जैसलमेर के अंदर मिलता है। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये अपन को देखना है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति, और तापमान में विविधता का होना जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये देखना है। तो अक्षांश स्थिति प्रभावित करती है, समुद्र तट से दूरी प्रभावित करती है, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति प्रभावित करती है, तापमान में विविधता का होना इस वजह से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न हमसे सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें इनको काफी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है। BWHW के अंदर कोपेन के में ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली। तो BWHW के अंदर कोपेन के में जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये वाले जिले आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि BWHW जो राजस्थान के मैप में है,
वो किस साइट पे आता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार? ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? जून व जुलाई, नवंबर व दिसंबर, अक्टूबर व नवंबर, अगस्त व सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है अक्टूबर व नवंबर। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि मानसून प्रत्यावर्तन का तात्पर्य मानसून का लौटना, तो ये मानसून लौटने का जो स्थिति है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर बनती है, इसलिए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? इस प्रश्न में अधिकतर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रश्न को अपन को थोड़ा सीरियसली समझना है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बंगाल की खाड़ी मानसून से। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है। बंगाली की खाड़ी मानसून से राजस्थान में लगभग 90% बारिश होती है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहलाती है? पूर्वाई, दोगड़ा, मुथिया, डाफर। इस प्रश्न का सही आंसर है दोगड़ा। दोगड़ा कहा जाता है। डोमड़ा सोमड़ा हमारे हाड़ौती के अंदर कहा जाता है, तो इसका सही नाम है दोगड़ा। ये राजस्थान में इसको कहा जाता है मानसून से पहले होने वाली बरसात को। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है 5, 8, 10 और 12। तो प्रश्न का सही आंसर है 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर राजस्थान को विभक्त किया है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान में टोटल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, सर्दियों के दिनों में उत्तर दिशा से चलने वाली शीत लहर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लू, कबूलिया, डांफर, तूरिया। तो उत्तर दिशा से चलने वाली शीत लहर को डांफर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। शीत लहर को डांफर कहा जाता है, और माउंट से पूर्व या मतलब मानसून से पूर्व जो बारिश होती है उसको डोगड़ा कहा जाता है। ये अपन को दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की वार्षिक वर्षा का औसत राजस्थान के वार्षिक वर्षा औसत के लगभग समान है? ये काफी अच्छा प्रश्न। बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर। इस प्रश्न का सही आंसर है अजमेर। ऑप्शन डी। अजमेर का जो वार्षिक वर्षा औसत है वो राजस्थान की वार्षिक वर्षा औसत के लगभग सिमिलर माना जाता है। राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत 57.5 माना जाता है, तो लगभग उसी के आसपास अजमेर का माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा अजमेर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कम वर्षा का प्रमुख कारण है? कम वर्षा होने का क्या कारण है, ये अपन को देखना है। अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून की दिशा के समानांतर होना, ये बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी के मानसून की आर्द्रता समाप्त हो जाना, ये भी बिल्कुल सही है। अत्यधिक गर्मी से मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि जो ऊपर चारों कथन दे रखे हैं बिल्कुल तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, इसलिए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये सभी कारण है, इसी वजह से बारिश कम होती है राजस्थान। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? आर्द्र जलवायु, ऑप्शन है पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। आर्द्र जलवायु प्रदेश पूछा है अपन से, तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश वो आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से पूछा है अपन से। उष्ण कटिबंध में उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा झालावाड़, सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न का सही आंसर है बांसवाड़ा डूंगरपुर। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, और यहाँ से होकर कर्क रेखा निकलती है, अपन को ध्यान रखना है। इस वजह से इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है, किस भाग में है, ये अपन को देखना है। दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में। तो सबसे कम परिवर्तनशीलता अपन को देखने को मिलती है दक्षिण पूर्वी भाग में। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि और भाग जो है जैसे उत्तर पश्चिम भाग है, इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तनशील रहता है, उससे कम दक्षिण पूर्वी भाग में, फिर पूर्वी भाग में, इस तरीके से थोड़ी परिवर्तनशीलता कम होती जाती है, लेकिन सबसे कम परिवर्तनशीलता दक्षिण पूर्वी भाग में देख सकते हैं अपन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है अरावली के पूर्व में, हाड़ौती और भोराट के पठारों के बीच, अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, और दक्षिणी राजस्थान में। इस प्रश्न का सही आंसर है अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ पर स्टेपी जलवायु देखने को मिलती है अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन टी, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। इन क्षेत्रों के अंतर्गत अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु प्रदेश मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का क्या कारण है? ज्यादा ठंड पड़ने का पश्चिमी राजस्थान में क्या रीजन है, ये देखना है। रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, अधिक वर्षा होना और बर्फबारी होना। अधिक ठंड पड़ने का जो मुख्य रीजन है वो है रेतीला धरातल होना। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि जहाँ रेत जो होती है जल्दी ठंडी हो जाती है, और ठंड बनने की वजह से वहां पर ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसका रीजन रेतीला धरातल होना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों? ऑप्शन है माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, माउंट आबू अरब सागर के नजदीक स्थित है, माउंट आबू कर्क रेखा के निकट स्थित है, और माउंट आबू में वायुदाब कम रहता है। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से वहां पर क्या होती है, वहाँ का जो तापमान है स्थानों की तुलना में कम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम, अल्प वर्षा जो होती है उसका रीजन नहीं है, नहीं मान सकते उसको। मानसून के आगमन के समय अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, अरावली का की अवस्थिति और वृष्टिचार प्रदेश में अवस्थिति। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो है पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का रीजन मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये बिल्कुल सही है। अरावली की अवस्थिति ये भी सही है, वृष्टिचार प्रदेश में अवस्थिति ये भी स्थिति सही है। तो ग्रीष्म अवकाश के दौरान उच्च वायुदाब ये गलत है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये देखना है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर जो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जयपुर, अलवर और अजमेर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? जयपुर, अलवर और अजमेर। ऑप्शन है शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि जयपुर, अलवर और अजमेर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ऑप्शन है शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश,
उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, आर्द्र जलवायु प्रदेश, ऑप्शन डी। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पिछली बार आरएस में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन है। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? 1000 मिलीबार की। ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, जैसलमेर और बीकानेर, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और झुंझुनू। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि 1000 मिलीबार वाली जो समदाब रेखा है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। समदाब रेखा क्या होती है? तो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समदाब रेखा कहा जाता है। तो अपने ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक नजदीकी समुद्री भाग हैं, सर्वाधिक नजदीक वाला समुद्री भाग कौन सा है ये अपन को देखना है। ऑप्शन ए है अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। तो सबसे नजदीक जो पड़ता है राजस्थान के वो है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग पूछा है अपन से। ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है ये अपन को देखना है। तो सर्वाधिक आर्द्रता जो इनमें से कोटा संभाग के अंदर आती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल नीनो के अत्यधिक सक्रिय होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो अभी भी सक्रिय है इस समय वर्ल्ड लेवल पर, तो इसका क्या मानसून पर असर पड़ता है भारत के पे? ऑप्शन है भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है, भारतीय मानसून की शक्ति कमजोर पड़ जाता है, मानसून समय से पूर्व आ जाता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि अल नीनो की वजह से मानसून क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। जबकि इसके विपरीत स्थिति होती है ला नीनो, इसके अंदर मानसून मजबूत होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में मावट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसलें हैं, मावट से। ऑप्शन है मूंगफली व कपास, तिल व सोयाबीन, बाजरा व मोठ, चना व गेहूं। इस प्रश्न का सही आंसर है चना व गेहूं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि मावट से चने और गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। मावट सर्दी के मौसम में होती है, तो चना और गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ला निनो के अत्यधिक सक्रिय होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है, भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है, मानसून समय से पूर्व लौट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ला निनो से भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जबकि एल निनो से शक्ति घट जाती है, ये अपन को ध्यान रखना है। एल निनो से घटती है, ला निनो से बढ़ती है, ये अपन को ध्यान रखना है दोनों चीजें। अगली प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सवाना तुल्य वनस्पति प्रदेश किस भाग में पाए जाते हैं? सवाना तुल्य वनस्पति प्रदेश उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर ये सवाना तुल्य वनस्पति अपन देख सकते हैं। ये आर्द्र हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाला पड़ना का राजस्थान में क्या अर्थ है? पाला पड़ना मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, बर्फ जम जाना, जिसको आड़ोते में बोलते हैं कथेरे जम जाना। ऑप्शन है सर्दी में तापमान शून्य से भी कम हो जाने पर फसलें खराब होने की स्थिति को पाला पड़ना बोलते हैं। सर्दी में तापमान कम होने पर आदमी का अकड़ जाना, सर्दियों में साइबेरियन हवाओं के आगमन को और गर्मियों में अचानक सर्दी पड़ने को। तो पाला पड़ने का मतलब होता है सर्दी में तापमान शून्य से भी कम हो जाने पर फसलें खराब हो जाने की जो स्थिति होती है उसको पाला पड़ना बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ आने का क्या कारण है? भारत के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं सर्दी के अंदर भूमध्य सागर से, वो आने का रीजन क्या है ये अपन को देखना है। जेट स्ट्रीम, अरब सागरीय मानसून, बंगाली की खाड़ी का मानसून और कोरियोलिस बल प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जेट स्ट्रीम। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जेट स्ट्रीम के क्या होती है जो एक हवाएं होती है जो बहुत तीव्र वेग से चलती है। इसके बारे में विस्तार में अपन जब जलवायु वाली क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है।
राजस्थान का वह जिला जो सामान्यतः सम जलवायु वाला माना जाता है, सामान्यतः सम जलवायु वाला माना जाता है। ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, चूरू और जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उदयपुर। ये जो जिला है ऑप्शन बी, ये सम जलवायु वाला जिला माना जाता है। लगभग हर मौसम में यहाँ पर एक जैसी जलवायु अपन देख सकते हैं, तो इसको सम जलवायु वाला जिला माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन चयन कीजिए। असत्य कथन अपन को देखना है। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान से अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर, ये भी सही है। राजस्थान से खंबात की खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर है, ये भी सही है। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 325 किलोमीटर, ये असत्य है। प्रश्न का ऑप्शन 4 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से सत्य कथन असत्य कथन छांटे, ये अपन को देखना है। असत्य है, लिखने में आ गया, चलिए सॉरी, क्योंकि कभी कभार मिस प्रिंट हो जाती है। ऑप्शन है थार्नमेट के ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, लेकिन साथ ही वर्षा और वाष्पीकरण को भी इसने ध्यान में रखा है, ये बिल्कुल सही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, ये भी सही है। वार्ता के जलवायु के वर्गीकरण का आधार वर्षा है, ये भी सही है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा, ये गलत है, इसने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ये असत्य है। अब चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ये अपन को देखना है। CWG भरतपुर, BWHW गंगानगर, AW बांसवाड़ा और BSHW जयपुर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इसमें पहला सुमेलित है CWG भरतपुर, BWHW गंगानगर, ये भी बिल्कुल सही है। AW बांसवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। BSHW जयपुर, ये गलत है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस प्रकार हमारी आज की जलवायु और मौसम से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा थंबनेल दें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।